जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे झारखंड के संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से जुड़े प्रश्नों को, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1950 यानी 1949 होना चाहिए, राज्य के किन जिलों में प्रभावी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो संथाल परगना यानी एसपीटी एक्ट जो है ये आपके झारखंड के 6 जिलों में लागू है। तो 6 जिलों का नाम याद रखना है: दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और देवघर। ये सभी जो ज़िले हैं वो संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। और बाकी जो ज़िले 18 बचे उसमें देखें तो सीएनटी एक्ट लागू होता है। तो ये जो 6 ज़िले हैं कम से कम इसका नाम याद रखिएगा, ताकि जो है ऑप्शन अगर 4 देगा तो उसमें से आप आसानी से चूज कर सकते हैं कि किस जिले में लागू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। एसपीटी एक्ट 1949 में किस खंड विशेष में संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है। यानी कि एसपीटी एक्ट 1949 के कानून में इसके किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार किसे दिया गया है। ये हो जाएगा दोस्तों राज्य सरकार को दिया गया है। यानी एसपीटी एक्ट के कानून में राज्य सरकार जो है वो संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। इन सभी चीज़ करने का अधिकार जो है आपके राज्य सरकार के पास है। अगला प्रश्न है कि एसपीटी एक्ट के संदर्भ में आदिवासी का क्या तात्पर्य है। तो आदिवासी का तात्पर्य है दोस्तों कि धारा अगर देखें तो 4 में परिभाषा दिया गया है, जिसके अंतर्गत कहा है कि अनुसूची ख में नाम दर्ज है वह आदिवासी है। तो याद रखिएगा कि ऐसे व्यक्ति जिसे अनुसूची ख के तहत आदिवासी या अर्ध आदिवासी जाति या जनजाति के रूप में राज्य सरकार अधिसूचित करे वही आपका आदिवासी के श्रेणी में आता है। और जो अनुसूची ख में नहीं है वो गैर आदिवासी हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अगर कोई रैयत अपनी जोत को ऋण के रूप में हस्तांतरित करता है तो उसे ब्याज सहित मूलधन चुकता करने तथा जोत पर अधिकार समाप्त हो जाता है, तो इस अवस्था में रैयत को किस नाम से जाना जाता है। ये हो जाएगा दोस्तों भूगत बंध बंधक रैयत। आपको बताए थे भूगत बंध बंधक रैयत क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो होता है ऋण प्राप्त करता है किसी से और बदले में अपने संपूर्ण जो जोत होता है वो उसे दे देता है, और इसके बाद जब तक वो ऋण को वापस नहीं कर देता है तब तक उस भूमि का उपयोग अगला व्यक्ति करता है, तो उसी को कहा जाता है भूगत बंध बंधक रैयत। यानी कि साफ शब्दों में हस्तांतरित किया गया जो भूमि है उसमें जब तक आप ऋण नहीं लौटा देते तब तक जो है उस जोत से आपका हक जो है, यानी जोत में उसका आपका जो हक है, यानी कमाने का जो खेती करने का जो है उसका आय का स्रोत जो होता है वो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसे को भूगत बंध बंधक कहते हैं, साफ शब्दों में रेहन के रूप में। आगे बढ़ते हैं। एसपीटी एक्ट 1949 के अंतर्गत आने वाले वैसे ग्राम जिसमें न कोई मूल रैयत हो और न ही कोई ग्राम प्रमुख नियुक्त हुआ हो कहलाता है। तो आप एसपीटी एक्ट देखेंगे दोस्तों तो उसमें कहा गया है कि ऐसे रैयत को खास ग्राम कहा जाता है। यानी कि एसपीटी एक्ट में कहा गया है कि जिस गांव में ग्राम प्रधान नहीं है और न ही कोई मूल रैयत हो तो वैसे ग्राम को खास ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है कि एसपीटी एक्ट के अंतर्गत ग्राम प्रमुख को किन नामों से संबोधित किया जाता है। तो एसपीटी एक्ट के अंतर्गत ग्राम प्रमुख को अगर देखें दोस्तों तो मुस्तजीर या माझी कह के संबोधित किया जाता है। तो याद रखिएगा कि मुस्तजीर क्या है या माझी क्या है। तो एसपीटी एक्ट के अंतर्गत इसे ग्राम प्रमुख को ही मुस्तजीर या माझी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खास ग्राम में ग्राम प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है। तो खास ग्राम यानी खास ग्राम किसे कहेंगे दोस्तों, तो वैसे ग्राम जिसमें मूल रैयत न हो और न ही ग्राम प्रमुख हो तो वैसे गांव को खास ग्राम कहा जाता है। और उस खास ग्राम में जब ग्राम प्रमुख की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है, तो वो होता है उपायुक्त के पास। अगला प्रश्न है कि खास ग्राम में नियुक्त ग्राम प्रधान या सामान्य गांव में नव नियुक्त ग्राम प्रधान को जमींदार के द्वारा जमाबंदी एवं खेवट खतियान के प्रति कितने दिनों में उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। तो हो जाएगा दोस्तों 3 महीना। मान लीजिए कोई खास ग्राम हो गया या कोई ऐसे ही ग्राम हो गया जिसमें नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति हुआ है या नए नए देखें तो वहाँ पर
किसी व्यक्ति का जो ग्राम प्रधान के रूप में ही नियुक्त कर दिया गया है, ग्राम प्रधान या सामान्य गांव में से नए ग्राम में किसी व्यक्ति को नियुक्ति हुआ है, तो उसको क्या किया जाता है कि भाई नया नियुक्त हुआ तो उसको कागज पत्र गांव का जो पट्टा है वो दिया जाएगा ना, कि हाँ आप अब इसका देख रेख कीजिए। तो एक अवधि दिया गया है कि जैसे ही नव नियुक्त होंगे उसको 3 महीने के अंदर जो है खेवट खतियान से संबंधित जो पेपर है उसको दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ग्राम प्रधान के द्वारा मूल रैयत या रैयत से वसूला गया जुर्माना किस मद में रखा जाता है? तो होता है दोस्तों प्रधान की पुरस्कार निधि में। मान लीजिए किसी व्यक्ति को दंड दे करके या किसी प्रकार को कोई जुर्माना वसूला जाता है, तो वैसे पैसे को प्रधान की पुरस्कार निधि में ही रखा जाता है, जिसका उपयोग जो है उपायुक्त से पूछ करके किया जाता है। जहां उपायुक्त बोलेंगे वो जैसे स्वीकृति देंगे उसी के आधार पर उस राशि का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत रैयत को भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार प्राप्त है? तो रैयत को भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार प्राप्त है दोस्तों धारा आपका 13 में। यहाँ 19 है, इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पर 19 न होकर के 13 होगा आर्टिकल 13 में। यानी कि एसपीटी एक्ट के आर्टिकल 13 में कहा गया है कि रैयत को भूमि के उपयोग से संबंधी अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि किस धारा के तहत रैयत को भूमि से बेदखल करने का अधिकार सिर्फ उपायुक्त को है? तो कहा गया है धारा 14। तो एसपीटी एक्ट में धारा से प्रश्न रहेगा दोस्तों, आप लोग धारा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो धारा 14 कहता है कि किसी भी रैयत को भूमि से बेदखल करने का अधिकार जो है वो किसको दिया गया है? तो उपायुक्त को दिया गया है, ये धारा 14 कहता है। अगला प्रश्न है कि किस धारा के तहत रैयत को अपनी जोत में मत्स्य पालन का अधिकार प्राप्त है? तो मत्स्य पालन का अधिकार प्राप्त है दोस्तों, बांध निर्माण का अधिकार प्राप्त है तथा अन्य उत्पादन का अधिकार भी प्राप्त है। ये आर्टिकल आपका 16 यानी धारा 16 के अंतर्गत कहा गया है कि रैयत को अपनी जोत में बांध निर्माण करने का, मत्स्य पालन का या अन्य उत्पादन का अधिकार होगा, जिसमें बांध, आहर, तालाब, कुआं तथा अन्य जल स्रोत का भी वो उपयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है कि धारा 17 के अंतर्गत रैयत अपनी भूमि पर कोई भी वृक्ष या बांस उगा सकता है, परंतु इस नियम का अपवाद कौन सा वृक्ष है? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों महुआ का वृक्ष। महुआ का वृक्ष ऐसा वृक्ष है दोस्तों जिसमें एक बहुमूल्य पौधा होता है, जिसका महुआ का फूल दारू बनाने के काम में आता है, और इसका जो बीज होता है उसे सुखा करके उसको पेड़ के तेल निकाला जाता है, तो एक उपयोगी है। और महुआ के वृक्ष जो है संथाल परगना में जो एसपीटी एक्ट कानून में कहा गया है 17 में धारा में उल्लेख विशेष रूप से किया गया है कि सभी प्रकार के वृक्ष बांस उगा सकते हैं, लेकिन महुआ का जो पेड़ है उसको नहीं उगा सकते हैं। और उगा दिए अगर दोस्तों तो उगाने के बाद जो है इसको अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना इसे काट नहीं सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर महुआ का वृक्ष है आपके जोत में, तो जोत भले ही किसी का हो, चाहे आप ही लगाए हो महुआ के वृक्ष को, तो उसको आप काटने का अधिकार नहीं है। उसको काट तभी सकते हैं जब आपको एसडीओ परमिशन देंगे तब। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से घुमा के पूछेगा कि कोई भी वृक्ष, बांस ये सब लगाने का, उसे काटने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन महुआ के वृक्ष को छोड़कर महुआ के वृक्ष को आप नहीं काट सकते हैं बिना एसडीओ के परमिशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रैयत अपनी भूमि का प्रयोग स्वयं के लिए भवन निर्माण हेतु कर सकता है, किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो धारा 18 में कहा गया है दोस्तों कि रैयत जो है स्वयं अपने परिवार को घरेलू आवश्यकता हेतु कृषि प्रयोजन के लिए अपनी जोत पर कच्चे या पक्के भवन का निर्माण कर सकता है। अगला है प्रश्न कि एसपीटी एक्ट के तहत वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे कम राशि का लगान होने पर जोत का उपविभाजन प्रतिबंधित है? तो है दोस्तों 3 रुपया। कोई भी भूमि का जिसका लगान 3 रुपया से कम है उस भूमि के लगान का जो विभाजन है वो नहीं किया जाएगा, यानी कि उस भूमि का विभाजन कभी भी कोई परिस्थिति में जो है नहीं किया जाएगा। तो एक 3 रुपया है रखा गया राशि कि 3 रुपया से कम राशि के लगान होने पर जोत का उपविभाजन नहीं किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि जोत के किसी भी भाग में लगान 3 रुपया से कम हो तो ऐसी स्थिति में जोत का उपविभाजन यानी जोत का फिर से विभाजन नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस
आर्टिकल 20 के तहत किसी अनुमंडल में रहती भूमि का पट्टा उपायुक्त की पूर्व अनुमति से किस काल अवधि के लिए दिया जा सकता है या किया जा सकता है? तो हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। आर्टिकल 20 में साफ साफ कहता है दोस्तों कि इसको 20 को अगर देखेंगे तो इसमें साफ साफ आएगा कोई भी रैयत उपायुक्त की पूर्व अनुमति लेकर के अनुमंडल के भीतर, यानी उपायुक्त से आप अनुमति ले लेते हैं तो अनुमंडल जो एक एरिया अनुमंडल निर्धारित है उसके भीतर 1 वर्ष के लिए आप पट्टा पर भूमि किसी को दे सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा तक नहीं दे सकते हैं और अपने अनुमंडल से बाहर भी किसी को नहीं दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एसपीटी एक्ट की किस धारा के तहत रैयत अपनी जमीन का विक्रय, दान, बंधक, वसीयत या पट्टा के जरिए नहीं कर सकता है? तो एसपीटी एक्ट के धारा 20 में कहा गया है कि कोई भी रैयत जो है अपनी ज़मीन का विक्रय नहीं कर सकता है, न ही दान दे सकता है और न ही उसे बंधक रख सकता है और वसीयत या पट्टा के जरिए उसे नहीं कर सकता है जब तक उसको वसीयतनामा में लिखा ना हो पहले से। तो ये ध्यान में रखना है कि आप भूमि को विक्रय, दान, वसीयत, हस्तांतरण ये सब नहीं कर सकते हैं, ये आपके धारा 20 में उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसपीटी एक्ट 1949 में कोई आदिवासी रैयत किसी दूसरे आदिवासी रैयत को भूमि हस्तांतरित कर सकता है, परंतु इस संदर्भ में भौगोलिक परिसीमा किस इकाई को रखा गया है? तो एसपीटी एक्ट 1949 में कहा गया है दोस्तों का आप अनुमंडल, परगना या ताल्लुक के अंतर्गत कोई भी आदिवासी रैयत दूसरे आदिवासी रैयत को ही भूमि हस्तांतरित कर सकता है। तो इसको याद ध्यान में रखिएगा, कोई एसटी व्यक्ति का ही ज़मीन खरीद सकता है और वह एसटी व्यक्ति को ही बेच सकता है, यानी कि एसटी का ज़मीन आपस में फेरबदल कर सकते हैं, यानी बेच खरीद कर सकते हैं, लेकिन एक एरिया निर्धारित किया गया है कि अपने परगना के अंदर ही, अपने अनुमंडल के अंदर, अपने ताल्लुक के अंदर ही, उससे बाहर में आप एसटी रहते हुए भी एसटी का ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं अपने अनुमंडल से बाहर का। अगला प्रश्न है कि धारा 21 के अंतर्गत गैर आदिवासी रैयत को अपने धान का खेत भूगत बंद या पूर्ण भोग रखने का अधिकार किन शर्तों के साथ होगा? तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि धारा 21 में कहा गया है कि कोई भी गैर आदिवासी रैयत है अपने धान, खेत या भूगत बंधक या पूर्ण भोग रखने का अधिकार किन शर्तों में होगा? उस शर्त है कि भूमि बंधक रखने वाले बैंक यानी राज्य द्वारा चिन्हित हो, यानी कोई राज्य सरकार के द्वारा चिन्हित बैंक है तो वहाँ पर आप भूमि को दे सकते हैं, आप उसको कुछ दिनों के लिए भुगत बंधक रख सकते हैं। इसके बाद अनाज का गोला, जैसे उपायुक्त द्वारा चिन्हित कोई गोदाम बनाना हो अनाज का तो वैसे अनाज गोदाम बनाने के लिए आप दे सकते हैं। दूसरा सोसाइटी के लिए, जैसे कि बिहार उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत जो निम्बित है, यानी कि जो चिन्हित किया गया है उसके तहत आप उसको भी सोसाइटी को ये भूमि आप भुगत बंधक रख सकते हैं। और हो गया चौथा संथाल परगना के किसी रैयत को, और संथाल परगना के किसी भी रैयत को आप इस तरह से भूमि भुगत बंधक जो है रख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गैर आदिवासी रैयत अपनी भूमि को अधिकतम कितने वर्ष के लिए भुगत बंधक रख सकते हैं? तो याद रखिएगा, गैर आदिवासी जो रैयत है अपनी भूमि का अधिकतम जो है 6 वर्ष तक भुगत बंधक रख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि आपको भुगत बंधक रखने का अधिकार कितने पास दिया गया? 4 पास। एक तो भूमि बैंक रखने वाले के पास, अनाज गोला के लिए दे सकते हैं, सोसाइटी के लिए या संथाल परगना में किसी रैयत को। लेकिन ये कहा गया है कि इन सब चीज़ों को आप दे सकते हैं, अपना भूमि भुगत बंधक इनके पास रख सकते हैं, लेकिन 6 वर्ष से अधिक तक के लिए नहीं रख सकते हैं। आपकी समय सीमा है 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष के लिए भी कोई भी आपके ज़मीन को संथाल परगना के अगर एरिया में देखें तो कोई बैंक के लिए आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, कोई गोदाम बनाने के लिए मांग रहा है तो उसको दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 21 के अंतर्गत अगर गैर आदिवासी की जोत का भुगतान अवधि समाप्त होने के बावजूद भी अगर कोई बंधकार जमीन से अधिकार नहीं छोड़ता है तो उसे क्या दंड दिया जा सकता है? यानी कि धारा 21 में कह रहा है दोस्तों कि मान लीजिए कि आप गैर आदिवासी जोत के अंतर्गत अगर देखें, यानी गैर आदिवासी व्यक्ति हैं, अब भुगत बंद अवधि आपका समाप्त हो जाता है। भुगत बंद अवधि कितना रखा गया दोस्तों? 6 वर्ष रखा गया है और समाप्त हो जाता है
वैसी स्थिति में अगर कोई बंधकार आपकी ज़मीन को नहीं छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में उसको जुर्माना देना पड़ेगा। 3 माह का जेल हो सकता है और 500 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यानी कि 6 साल के बाद आपको ज़मीन को छोड़ देना है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो अगला व्यक्ति कार्रवाई करेगा तो आपको 3 माह का जेल हो जाएगा, 500 रुपये का जुर्माना या दोनों सज़ा मिल सकता है। अगला है धारा 22 के अंतर्गत कोई भी रैयत अपनी भूमि को किस परिस्थिति में अस्थायी रूप से ट्रस्ट को जोत कार्य के लिए हस्तांतरित कर सकता है। तो हो जाएगा गांव में अस्थायी अनुपस्थिति, बीमारी या शारीरिक अक्षमता, हल बैल का अभाव या क्षति या स्त्री का विधवा हो जाना। यानी कि समझ सकते हो कि धारा 22 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी रैयत अपनी भूमि के किसी भी परिस्थिति में अस्थायी रूप से ट्रस्ट को जोत कार्य के लिए हस्तांतरित कर सकता है। यानी कि आप अस्थायी रूप से कभी नहीं होगा दोस्तों, इसको हमेशा ध्यान में रखना। अस्थायी से आप भूमि को हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन आपको कारण बताना होगा कि मान लीजिए कि हमारे पास हर बैल नहीं, हमारी पत्नी की मृत्यु हो गई है या पति की मृत्यु हो गया, विधवा हो गया है आदमी, तो वैसी स्थिति में आपके बीमारी हो सकता है, शारीरिक अक्षमता हो सकता है, या आप गांव में उपस्थित नहीं रह रहे हैं, जैसे कि आप गांव छोड़ करके बाहर किसी दूसरे राज्य में कमा रहे हैं, तो आपका खेती कौन करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी भूमि को भूगत बंधक या अस्थायी रूप से किसी को हस्तांतरित करके जा सकते हैं। यानी अस्थायी रूप से 5 साल 10 साल इस तरह से हस्तांतरित करके आप काम करने जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब कोई रैयत जोत की बिक्री, दान या वसीयत के जरिए हस्तांतरण होता है तो ऐसी स्थिति में जमींदार निबंधन शुल्क निर्धारित करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो जमींदार होगा वो निबंधन शुल्क हस्तांतरित करेगा, वार्षिक लगान का 2% या अधिकतम 50 रुपये तथा न्यूनतम 50 पैसे तक। तो याद रखना है कि जब कोई रैयत जोत की बिक्री कर रहे हैं, आप दान दे रहे हैं या किसी को वसीयत को हस्तांतरित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपका ज़मीन पर निलंबित जो शुल्क लगेगा, यानी निबंधन शुल्क, यानी इसमें जो एग्रीमेंट शुल्क लगेगा वो रहेगा आपका 2%। यानी वार्षिक लगान जितना आप दे रहे हैं उसका 2% या अधिकतम जो होगा वो 50 रुपये और न्यूनतम 50 पैसे तक। अगला प्रश्न है कि बंजर भूमि या खाली भूमि की बंदोबस्ती एक पट्टा के माध्यम से किया जाएगा, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो हो जाएगा धारा 27 में है। अगर धारा 27 को देखिएगा दोस्तों तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि बंजर भूमि या खाली भूमि के बंदोबस्ती एक पट्टा के माध्यम से ही किया जाएगा, और यह प्रोविज़न कहा गया है आपके धारा 27 में। तो कुछ धारा है जिसको आपको याद रखना होगा, जिसमें साफ साफ आपको धारा से ही संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किसी ग्राम प्रमुख या जमींदार के द्वारा बंजर भूमि में बंदोबस्ती करने हेतु किसकी मंजूरी अनिवार्य होती है। तो हो जाएगा उपायुक्त की मंजूरी। यानी किसी ग्राम प्रमुख या जमींदार के द्वारा आप बंजर भूमि को बंदोबस्ती कर रहे हैं तो उसकी मंजूरी करने के लिए आपको उपायुक्त के पास जाना होगा। तो याद रखिएगा बंजर भूमि को बंदोबस्ती एवं पट्टा के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी 4 प्रतियां तैयार की जाएगी, जिसमें से 1 प्रति उपायुक्त को रहेगा, 1 प्रति रैयत को और 1 प्रति भूस्वामी को दिया जाएगा, और 1 जो है ग्राम प्रधान या मूल रैयत को आवंटित किया जाएगा। तो इस तरह से, और ये सब करने का अधिकार किसके पास है, बंदोबस्ती करने का अधिकार उपायुक्त के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बंजर भूमि के बंदोबस्ती से अगर किसी रैयत का अहित हुआ हो तो वह कितने समय अवधि के भीतर उपायुक्त के पास अपील कर सकता है। तो हो जाएगा दोस्तों 1 साल के अंदर। यानी कि बंजर भूमि के बंदोबस्ती, यानी जो भूमि बंजर था और बंदोबस्ती उसको कर दिया गया, यानी कि रैयती बना दिया गया, किसी के नाम में अलॉट कर दिया गया भूमि। तो ऐसे भूमि में अगर कुछ हित हुआ है, यानी कि मान लीजिए कि कुछ गलत हुआ है, तो इसमें आप 1 साल के भीतर उपायुक्त के पास आवेदन दे करके उसको सुधरवा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बंजर भूमि बंदोबस्ती को कितने वर्ष तक कृषि भूमि पर नहीं बदलने पर बंदोबस्ती रद्द माना जाएगा। तो हो जाएगा 5 वर्ष तक। यानी बंजर भूमि था उसको बंदोबस्ती आपके नाम में कर दिया सरकार, और उसको क्या करना है दोस्तों कि आप 5 वर्ष तक उसको कृषि में नहीं तब्दील करते हैं, यानी कि उस भूमि को आपको कृषि कार्य में उपयोग में नहीं लाते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको जो बंदोबस्ती जो है वो रद्द कर देगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि आप बंदोबस्ती करवाए हैं किसी ज़मीन का तो आप 5 वर्ष के अंदर उसको जो है कृषि कार्य योग्य बना देना है। अगला प्रश्न है कि किसी ग्राम में चिन्हित वो कौन सी भूमि है
जो खाली जोत होने के बावजूद बंजर या खाली भूमि की श्रेणी में नहीं आता है। तो हो जाएगा दोस्तों जोहर थान, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, शमशान या कब्रिस्तान भूमि। यानी कि गांव में जो शमशान, कब्रिस्तान या जोहर थान भूमि है वो खाली जोत भूमि होने के बावजूद भी बंजर या खाली भूमि की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि किसी जमींदार या भूस्वामी के द्वारा जमीन पर विकसित जलाशय केंद्रों के उपयोग पर कर की दर निर्धारित है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है दोस्तों कि किसी जमींदार या भूस्वामी के द्वारा जमीन पर विकसित कोई जलाशय, मान लीजिए कुआं बनवा लेता है, कोई तालाब बनवा लेता है या कोई वाटर शेड लगवा लेता है, तो उस प्रकार से अगर देखें तो उस जलाशय केंद्र के उपयोग पर कर कोई नहीं लेगा। यानी कि जलाशय आप तालाब से पानी उपयोग कर रहे हैं या कुआं से कर रहे हैं या ट्यूबवेल से कर रहे हैं तो उसके लिए कोई अलग से कर देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस धारा के तहत ग्राम के प्रत्येक रैयत को वन भूमि एवं चारागाह भूमि पर मवेशी चराने का अधिकार होगा। तो रैयत को मवेशी चराने का अधिकार यानी गाय बैल बकरी चराने का अधिकार, भैंस चराने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 37 में कहा गया, यानी 37 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि धारा 38 के अंतर्गत कुल ग्राम भूमि में कितना प्रतिशत हिस्सा चारागाह के लिए आवंटित होना आवश्यक है। तो हो जाएगा गाँव के कुल रकबा का 5% होना चाहिए। यानी कि गांव में जितनी भी रकबा है, जितनी भी भूमि है, अगर 100 एकड़ है तो कम से कम 5 एकड़ जो भूमि है वो आपके कृषि से संबंधित जो पशुएं जो रहते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी हो गई, तो चारागाह भूमि के रूप में 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए। यानी कि टोटल देखिए दोस्तों, तो जितने गांव में रकबा है उसका 5% जो भूमि है वो चारागाह भूमि के रूप में आवंटित होगी। यानी गाय बैल बकरी सब चराने के लिए उस भूमि को आवंटित किया जाएगा, यानी चिन्हित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी पहाड़िया गांव के बंजर भूमि का बंदोबस्ती गैर पहाड़िया जनजाति के व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 41 अनुच्छेद में है। आपको पता है संथाल परगना के मूल निवासी पहाड़िया ही जनजाति थे, बाद में देखें तो यहाँ पर संथाल लोग आकर के बसे थे। तो यहाँ पर यह प्रावधान कहा गया कि जो पहाड़िया जनजाति की जो भूमि है वो किसी गैर पहाड़िया को नहीं दिया जाएगा। यानी पहाड़ी लोग की जो भूमि है, पहाड़ी जनजातिया के लोगों को, तो जो है पहाड़िया लोग को ही मिलेगा। यह प्रावधान आपका एसपीटी एक्ट के 41 आर्टिकल में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत प्रावधान है कि जमींदार, ग्राम प्रमुख या मूल रैयत वस्तु के रूप में लगान स्वीकार नहीं करेगी। तो यहाँ पर 43 में कहा गया है, 43 आर्टिकल में कहा गया है, 43 आर्टिकल में कहा गया है कि जिन्स यानी वस्तु के रूप में लगान की वसूली नहीं होगी। यानी कि अनाज के रूप में आपका लगान नहीं लिया जाएगा, किसी वस्तु के रूप में लगान नहीं लिया जाएगा, आपको पैसा के रूप में लगान देना होगा। ये चीज़ें कहा गया आपका आर्टिकल 43 में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि धारा 48 के अंतर्गत लगान की रसीद एवं लेख से जुड़ा रिकॉर्ड किस अधिकारी के कार्यालय में रखना अनिवार्य होगा। तो 48 में कहा गया है दोस्तों कि जमीन से जुड़ी लेख रसीद का ब्यौरा जो है वो तैयार राज्य सरकार करवाएगी और अनुमंडल के कार्यालय में रखवाएगी। यानी कि आपको ध्यान में रखेगा कि सब चीज़ों का रिकॉर्ड राज्य सरकार तैयार करवा के कहाँ रखेगी, तो अनुमंडल अधिकारी के कार्यालय में रखेगी, यानी एसडीओ के कार्यालय में आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। उपायुक्त किन परिस्थितियों में बंदोबस्त भूमि पर लगान की कटौती कर सकता है। तो ये हो जाएगा 3 परिस्थितियां हैं दोस्तों। जोत में बालू पड़ने या उपज घटने की या अस्थायी उपज घटने पर। यानी कि उपायुक्त जो है इन परिस्थितियों में बंदोबस्त भूमि पर लगान की कटौती कर सकता है, यानी लगान आपका कम किया जा सकता है अगर जोत भूमि में बालू पड़ गया। यानी कोई जोत भूमि है उसमें आपका बालू आ गया बह के कहीं से, या उपज घटने पर, अचानक से आपका उपज घट गया, जैसे अकाल पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में, या स्थायी उपज घटने पर, यानी स्थायी रूप से उपज देखने के धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो आपका लगान घट सकता है। दूसरा ये है रीजन कि मांग के 6 महीने के भीतर सिंचाई सुविधा न मिलने पर। जैसे कि आपकी सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है और आप जो जमींदार है उसे बार बार बोल रहे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराइए, वो नहीं करा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका लगान कम किया जा सकता है। और ये चीज़ है खाद्यान्न मूल्य में अस्थायी तीव्र गिरावट। यानी खाद्यान्न का मूल्य जो है, मान लीजिए कि 100 रुपये किलो था, इस साल 5 रुपये किलो हो गया, तो खाद्यान्न का मूल्य बहुत घट गया, यानी अस्थायी रूप से तुरंत गिर गया, तो ऐसी स्थिति में भी लगान आपको कटौती किया जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं। एसपीटी एक्ट की धारा 52 के तहत जमींदार या उसका एजेंट बंदोबस्ती लगान के अलावे अतिरिक्त लगान की वसूली करने पर उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है। तो आर्टिकल 52 में कहा गया दोस्तों कि अगर कोई जमींदार या बंदोबस्ती आपकी अतिरिक्त जितना लगान दिया है उसके अतिरिक्त अगर वसूलता है तो उसे 6 महीना का सज़ा हो सकता है और 500 रुपये का जुर्माना या दोनों सज़ा उसको मिल सकता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि एसपीटी एक्ट में प्रोविज़न किया गया है कि जो लगान है वही देना है, उसके अतिरिक्त अगर कोई ज़्यादा लगान लेगा तो आप कार्रवाई कर सकते हैं और उस पर दंड निरूपित होगा, वो 6 महीना का जेल या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों होगा। अगला प्रश्न है कि धारा 53 के तहत अंतर्गत किसी भी जमीन को किन प्रयोजन से उपायुक्त के पास आवेदन देकर भूमि अधिग्रहण का अधिकार होगा। तो याद रखिएगा 53 में कहा गया है दोस्तों कि धर्म के लिए, शिक्षा के लिए, सिंचाई के लिए, राष्ट्रनीति या भूमि पर सामूहिक स्वामित्व के लिए, इन चीज़ों के लिए जो है उपायुक्त के पास आवेदन दे करके भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार होगा। तो याद रखिए भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार किसके पास होगा, तो उपायुक्त के पास होगा और इस चीज़ों के लिए वो भूमि अधिग्रहित कर सकती है। किस किस चीज़ों के लिए, शिक्षा के लिए, धर्म के लिए, सिंचाई के लिए, राष्ट्रीय नीति के लिए या भूमि सामूहिक स्वामित्व के निर्धारण के लिए। आगे बढ़ते हैं। धारा 55 के अंतर्गत लगान की वसूली के लिए रैयत के विरुद्ध किस समय सीमा के भीतर अन्य मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 महीने। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि धारा 55 में कहता है कि इसमें प्रोविज़न किया गया अगर जमींदार ने लगान की वसूली के लिए कोई मुकदमा दायर किया हो तो पहले मुकदमे के दायर होने की 6 महीने के भीतर कोई दूसरी मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। अर्थात इसको ऐसे समझिए कि रैयत के विरुद्ध में 2 मुकदमे के दायर होने के बीच का काल अवधि जो होगा वो 6 महीना का होगा। यानी कि एक जो आप किसी पर केस करते हैं तो दूसरा केस आपको 6 महीना बाद ही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगला है धारा 57 के अंतर्गत अगर बंदोबस्ती से जुड़ा आदेश उपसमाहर्ता द्वारा निर्गत किया गया हो तो कोई रैयत उसके विरुद्ध आवेदन कहाँ प्रस्तुत करेगा। तो करेगा किसके पास दोस्तों, तो एसडीओ के पास करेगा। यानी कोई अंचलाधिकारी यानी उपसमाहर्ता या बीडीओ के द्वारा कोई निर्णय लिया गया हो, कोई दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में देखें तो उसकी अपील यानी उससे ऊपर अपील आप उसके विरुद्ध अपील कहाँ कर सकते हैं, तो अनुमंडल अधिकारी यानी एसडीओ के पास अपील कर सकते हैं। ये आपका 53 में प्रोविज़न किया गया है। उसी प्रकार कहा गया है दोस्तों कि मान लीजिए कि जो अनुमंडल अधिकारी के पास अगर जो आपके पास सुनवाई होता है वहाँ पर अपील करते हैं, वहाँ एसडीओ के अपील के खिलाफ आपको ऊपरी अदालत में कहाँ जाना पड़ेगा, तो आप कहाँ जाएंगे, तो उपायुक्त के पास जाएंगे, डीसी के पास जाएंगे और डीसी के अपील के खिलाफ कहाँ जाएंगे, तो कमिश्नर के पास जाएंगे, आयुक्त के पास जाएंगे। तो किस तरह से प्रोविज़न है तो आप इसको समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि एसपीटी एक्ट की किस धारा में प्रावधान है कि उपायुक्त अपने द्वारा निर्णय किए गए आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है। तो धारा 60 में कहा गया है। धारा 60 में कहा गया है दोस्तों कि उपायुक्त जो होंगे वो अपने निर्णय का पुनर्वलोकन यानी फिर से अपने दिए गए निर्णय का जांच पड़ताल कर सकते हैं। लेकिन ये जांच पड़ताल क्यों करेंगे दोस्तों, तो अपने निर्णय का जांच पड़ताल नहीं करते हैं, बल्कि मान लीजिए किसी प्रकार का भूल चूक हो गया है लिखा पढ़ी करने में, तो वैसे ही चलते इसको जांच पड़ताल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एसपीटी एक्ट की किस धारा में प्रावधान है कि युक्ति द्वारा निर्गत आदेश को परिवर्तित करने या अपदस्थ करने यानी रद्द करने के लिए न्यायालय में कोई वाद दर्ज नहीं हो सकता। ये हो गया आपका 63 धारा में कहा गया। यानी केस और वाद से संबंधित मामला जो 63 में कहा गया है कि किसी आवेदन में जो इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त के संशय में हो, उपायुक्त द्वारा दिए गए कोई भी आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपदस्थ करके संबोधन करने या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं चलेगा। तो इस प्रकार का प्रत्येक आदेश जो होगा, अपील जो होगा, वो पुनः निरीक्षण से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों का अधीन रहकर ही अंतिम होगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। एसपीटी एक्ट के धारा 65 क के तहत राज्य सरकार किस काल अवधि तक का लगान एक मुश्त वसूल कर सकता है। तो 65 में कहा गया है दोस्तों कि
आप अगर देखेंगे तो इसमें उल्लेख कहा गया है 65 क के अंतर्गत कि राज्य सरकार के द्वारा बकाया लगान के वसूल करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें कृषि वर्ष के अंतर्गत में लगान के बारे में बताया गया है और उस वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के अंदर के लगान से ले सकता है, यानी कि आपको जो है 10 वर्ष तक के लगान का निर्धारण करके ही लगान का निर्धारण करेगा, उसी के आधार पर लगान एक मुश्त वसूल कर सकता है, वो होगा 10 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उपायुक्त के द्वारा जारी किए गए आदेश को आयुक्त के कार्यालय या नियुक्त न्यायाधिकरण के पास आवेदन निर्गत की तारीख के कितने दिनों के भीतर किए गए अपील स्वीकार्य होंगे? ये हो जाएगा दोस्तों 90 दिन के भीतर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि अपील के लिए एक समय सीमा दिया गया है कि अगर आयुक्त के पास आप अपील करते हैं तो 90 दिन के लिए करना होगा, यानी आयुक्त या न्यायिक न्यायाधिकरण, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि एसपीटी और सीएनटी एक्ट में सबसे बड़ा अदालत आयुक्त का यानी कमिश्नर का अदालत ही को ही माना गया है। तो कमिश्नर का अदालत को माना गया है, उसमें कहा गया है कि अधिकतम जो है जो 90 दिन के अंदर आपको यहाँ पर अगर किसी प्रकार का अपील करना है तो कर सकते हैं निचली अदालत के खिलाफ। उसी प्रकार जो आयुक्त के निर्णय होगा यानी डीसी का निर्णय होगा, उसमें कहा गया है कि 60 दिनों तक अपील कर सकते हैं, यानी कि डीसी के यहाँ आप अपील करना चाहते हैं, उपायुक्त के यहाँ अपील के लिए आपका 60 दिन निर्धारित किया गया है। निचली अदालत के खिलाफ अगर आप डीसी के पास जाते हैं तो 60 दिन, और डीसी के दिए गए निर्णय के विरुद्ध आप उसके ऊपरी अदालत यानी कमिश्नर या न्यायिक न्यायाधिकरण के पास जाते हैं तो आपको 90 दिन का समय होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जमींदार अगर किसी रैयत ग्राम में बांध, आहार या जलाशय की मरम्मत या रख रखाव नहीं करता है तो उसके ऊपर कितना अर्थदंड पारित होगा? ते होगा दोस्तों 200 रुपये का जुर्माना तथा अपराध की निरंतरता की स्थिति में 5 रुपये का दैनिक होगा। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर जमींदार हैं, अगर आपको रैयत जो है यानी गांव में बांध, आहार या जलाशय की मरम्मत करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, आप नहीं करा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जो दंड लगेगा वो 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और अगर आप फिर भी नहीं कराते हैं, निरंतर वही अगर प्रक्रिया रही तो 5 रुपये दैनिक दंड आपको देना पड़ेगा। चलिए लास्ट प्रश्न है, एसपीटी एक्ट के धारा 67 के अंतर्गत अगर ग्राम रैयत चारागाह भूमि का अतिक्रमण करता है तो ऐसी स्थिति में रैयत के ऊपर कितना अर्थदंड आरोपित होगा? तो हो जाएगा दोस्तों 200 रुपये का जुर्माना या अपराध की निरंतरता की स्थिति में 5 रुपये का दैनिक अर्थदंड आरोपित होगा। यानी कोई चारागाह भूमि है, उसको आप अगर अतिक्रमण कर रहे हैं, यानी चारागाह भूमि को आप जोत कोड़ करने लगे, उसका उपयोग करने लगे, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। और अगर आप निरंतर ऐसे करते रहते हैं तो 5 रुपये का दैनिक अर्थदंड भी दिया जाएगा। तो दोनों चीज़ें हो सकता है, तो ध्यान में रखना है सब चीज़ों को। मुख्य जो प्रश्न थे दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते थे, तो उन सारी चीज़ों को कवर किया गया है इस बुक में। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।